हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। जितने भी लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फिजिक्स के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की, आप सभी लोग जानते हो कि जो जीके और जीएस, ये जो वर्ड बोले जाते हैं, जीके यानी जनरल नॉलेज और जीएस यानी जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपके फिजिक्स की सबसे अहम भूमिका है और उसके बाद बायोलॉजी। जितने भी लोग एग्ज़ाम दे चुके होंगे इस बात को समझते होंगे, आपके लिए फिजिक्स और बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन उतने नहीं बनते हैं, आती वो भी जीएस के अंतर्गत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी बायोलॉजी और फिजिक्स। और तभी हम फिजिक्स के ही प्रश्नों की अभी ज़्यादा चर्चा करें। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। और ये पार्ट 3 41 नंबर से क्वेश्चन कवर करेंगे। पिछले 2 पार्ट में 40 नंबर तक क्वेश्चन कवर हो गए थे। अगर आपने वो नहीं देखे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 41 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान से समझिए, कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं, यानी गलत वाला चुनना है आपको। पहला लिखा है हाइग्रोमीटर, वायुमंडल का जलवाष्प अंश, यानी जो हाइग्रोमीटर है तो वायुमंडल का जलवाष्प का अंश मापता है, तो ये तो सही है। ऑप्शन ये नहीं होगा, लेकिन गलत वाला चुनना है। फिर लिखा है लैक्टोमीटर, तरल का विशिष्ट घनत्व, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोमीटर जो है आपका, ये दूध की शुद्धता को मापता है। लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता को मापता है। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन इसका किससे बनाया गया? लैक्टोमीटर, तरल का विशिष्ट घनत्व। तो ये पॉइंट गलत है और आपसे गलत वाला ही पूछा था, यानी सही नहीं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते। लिखा है एनीमोमीटर, तो ये वायु की गति को मापता है, बिल्कुल सही। फिर लिखा है सिस्मोग्राफ, ये भूकंप की तीव्रता अर्थात भूकंप को मापता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर लिखा है ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? पहला लिखा है गुरुत्वीय बल, फिर लिखा है वैंडर वाल्स बल, फिर लिखा है घर्षण और फिर लिखा है सह संयोजक बल। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, घर्षण बल। यानी ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो वो होता है आपका घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर लिखा है एनीमोमीटर किसका माप करता है? पहले लिखा है प्रकाश की गति, फिर लिखा है वायु की गति, फिर लिखा है जल धारा की गति, फिर लिखा है उपग्रह की गति। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, वायु की गति। यानी जो एनीमोमीटर अभी ऊपर ही चर्चा किया था हमने, एनोमीमीटर क्या करता है? वो वायु की गति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? पहला लिखा हुआ है डायोड, फिर लिखा हुआ है ट्रायोड, फिर लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर, फिर लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी ट्रांसफार्मर। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? तो वो ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर लिखा हुआ है हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि इसकी संरचना बहुत सघन होती है, यह क्रिस्टलीय होता है। फिर लिखा उसके अंदर केवल कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं, फिर लिखा इनमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है लास्ट वाली, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक आप कहीं भी विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाओगे, और इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस वजह से हीरे में विद्युत धारा या विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर लिखा है जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? पहला लिखा गतिहीनता, फिर लिखा त्वरण, फिर लिखा शून्य गुरुत्वाकर्षण, फिर कच्ची गति। यानी आपको रीजन बताना है कौन सा वो कारण है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, शून्य गुरुत्वाकर्षण। यानी कि जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमण किया जाता है तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, यानी गुरुत्वीय बल नहीं लगता है, उसको ही बोल सकते हैं हम लोग शून्य गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर लिखा है ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है? पहला लिखा है कलाई की घड़ी, फिर लिखा है फ्यूज, फिर लिखा हुआ श्रव्य उपकरण, फिर लिखा है फ्लुओरेसेंट लैम्प। तो इसका ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, यानी श्रव्य उपकरण। यानी ट्रांजिस्टर के कह रहा किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है? तो वो श्रव्य उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर लिखा है ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं? पहला लिखा हर्ट्ज, फिर लिखा हुआ डेसिबल, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके, और फिर लिखा हुआ है कैंडेला, फिर लिखा हुआ मैक। तो मैक भी ध्वनि से जुड़ा हुआ है, सभी लोग जानते होंगे। डेसिबल भी जुड़ा हुआ है, आवृत्ति भी जुड़ी हुई, लेकिन कैंडेला ध्वनि से जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, उसका ध्वनि से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का समान तरंग दैर्घ्य हो
तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा। पहला लिखा वेग, फिर लिखा रैखिक संवेग, फिर लिखा कोणीय संवेग, फिर लिखा हुआ है ऊर्जा। इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी रैखिक संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर लिखा है, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका खाली स्थान त्वरण नीचे की ओर होता है। फिर लिखा त्वरण ऊपर की ओर होता है, फिर लिखा वेग नीचे की ओर होता है, फिर लिखा वेग क्षैतिज होता है। ध्यान से समझिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इसको। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लास 11 यानी फर्स्ट ईयर में आपने इसको ढंग से पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर लिखा है, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। पहला लिखा है कंपन की आवृत्ति, फिर लिखा है वाद्य यंत्र में तारों की लंबाई, फिर लिखा है कंपन का आयाम, फिर लिखा है ध्वनि की तरंग का रूप। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ध्वनि की तरंग का रूप। लिखा हुआ किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है ध्वनि की तरंग के रूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर लिखा, प्रत्येक गर्म वस्तु से खाली स्थान का उत्सर्जन होता है, यानी गर्म वस्तु से किसका उत्सर्जन होता है। लिखा एक्स रेज, फिर लिखा हुआ दृश्य प्रकाश, फिर लिखा अवरक्त किरणें, फिर लिखा पराबैंगनी किरणें। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अवरक्त किरणें, यानी प्रत्येक गर्म वस्तु से अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर लिखा, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती है। फिर से पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है। जब तक क्वेश्चन नहीं ढंग से समझोगे तब तक आंसर सटीक नहीं दे पाओगे। लिखा है प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती है। पहला लिखा संचरण, फिर लिखा परावर्तन, फिर लिखा अपवर्तन, फिर लिखा हुआ वितरण। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर लिखा है, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला लिखा ऊर्जा का संरक्षण, गलत हो जाएगा। फिर लिखा उत्सर्जित गैसों के पीछे की ओर धक्का लगने से, गलत। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया नियम आप अच्छी तरह से जानते हो। जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है, जिसको न्यूटन की गति का तीसरा नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो जब भी तोप से फायरिंग की जाती है क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण ही तो फायरिंग के बाद पीछे की ओर हटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर लिखा हुआ है, यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी। पहला 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट, 3.7 घंटे। आप विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं देगी, बिल्कुल सही। लास्ट वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। कहने का मतलब चंद्रमा पर जो विस्फोट होगा पृथ्वी पर वो कभी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं तो ध्वनि का ट्रांसफर नहीं होता। अंतरिक्ष में आप 2 लोग जाइए, एक दूसरे से बात करते रहो, एक दूसरे की आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। वहाँ सभी काम इशारे से होते हैं, क्योंकि ध्वनि को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और जहाँ अंतरिक्ष में माध्यम होता नहीं, निर्वात होता है, अतः वहाँ पर आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर लिखा है, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है। पहले लिखा पानी के बहने से, फिर लिखा कोयले के जलने से, फिर लिखा डीजल के जलने से, फिर लिखा है धुएं के उत्पादन से। सभी लोग जानते हो, बहुत से लोग सुने होंगे कि जल से बिजली बनती है। तो जल से बिजली नहीं बनती है, उससे टरबाइन मशीन घुमाई जाती है। पानी के बहने से टरबाइन मशीन घूमती है और उससे विद्युत उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर लिखा है, जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है। पहला लिखा स्वाद और गंध नियंत्रण को, फिर लिखा हुआ है रिजर्वायर में खरपतवार नियंत्रण को। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है विसंक्रमण को, फिर लिखा हुआ है स्थायी कठोरता दूर करने में। तो इसका ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, यानी क्लोरामाइन के प्रयोग से विसंक्रमण को सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
58 नंबर लिखा है सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है। पहला लिखा है हिमांक पर, फिर लिखा है हिमांक के नीचे, फिर लिखा है गलनांक पर, फिर लिखा है गलनांक से ऊपर। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, हिमांक से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर लिखा है वो वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता। पहले लिखा है काले और पीले, फिर लिखा है लाल और हरे, फिर लिखा है पीले और सफ़ेद, फिर लिखा है हरे और नीले। तो जो वर्णांध व्यक्ति होता है या जिस व्यक्ति में वर्णांधता का दोष पाया जाता है वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर लिखा है पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान खाली स्थान उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, उसका संवेग स्थिर रहता है, उसके वेग का ऊर्ध्व घटक स्थिर रहता है, उसके वेग का क्षैतिज घटक। तो उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए और ये था पार्ट 3। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ये 2016 की सीरीज़ चल रही है। इसके पहले हमने 2017 के 4 लेक्चर में कवर किए, उसके पहले 2018, फिर 2019, 20, 21, वैसे यानी फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि आप किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चन देखिए आपके हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल पर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेगुलर करवाए जाते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, इसके पहले एमटीएस की जितने भी दिन एग्जाम चले, जितने भी दिन वैकेंसी 2 से 3 महीने आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो कि कम से कम 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर कराए होंगे सभी मिलाकर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सभी प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस के समझ लो हज़ारों क्वेश्चन हमने करवा दिए। अगर आप एसएससी के छात्र हैं तो उनको भी देखिए क्योंकि इसमें कोई बंटवारा नहीं होता है कि फिजिक्स जो सीजीएल में आ रही है वो एमटीएस में नहीं आएगी, जो एमटीएस में आ रही है वो सीएचएसएल में नहीं आएगी। कोई बंटवारा नहीं होता। फिजिक्स फिजिक्स होती है, हिस्ट्री हिस्ट्री होती है। आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। इसी तरीके अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।